पिछले वीडियो में हमने पीएफआई तक पढ़ लिया था। आज हमें मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन करना है या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे बनती है, क्या क्या प्रोसेस होता है उसको बनाने में, ये सब हमें पढ़ना है। कोशिश करूंगा कि आज या तो यही वीडियो मैं 40 मिनट्स तक की डाल दूं, 40 मिनट तक की, क्योंकि मेरी अभी आपने पिछले वीडियोस देखी होगी तो एक और 40 मिनट की डल चुकी है और उससे पहले बाकी 20-20 मिनट की चल रही थी। तो या तो हम 20-20 मिनट की वीडियो डालें या तो हम 40 मिनट्स की एक लॉन्ग वीडियो डाल दें। तो या तो मैं देखता हूँ, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली 40 की कर दूँ और अगर हल्का फुल्का कहीं अगर 10-5 मिनट का टॉपिक बचेगा तो वो मैं अगली वीडियो में ले लूँगा। ठीक है, आप लोग 2x पे देख सकते हो इसको अगर आप रिवाइज़ कर रहे हो, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर तो नॉर्मल देखिए, नॉर्मल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो पहले सबसे पहला जो होता है ना वो करता है प्रमोटर। प्रमोटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने में। पढ़ते हैं, द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंड द प्रमोटर अंडर सेक्शन 2 ऑफ 69 विच मीन्स अ पर्सन। प्रमोटर कौन होगा? प्रमोटर हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर टू सेक्शन 92। वो जिसने अपनी कंपनी के जो प्रोस्पेक्टस बन रहा है, प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जिसे जनरल पब्लिक को दिया जाता है शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, अगर उस प्रोस्पेक्टस में उसको बताया गया होगा कि हमारी कंपनी का प्रमोटर ये है, या तो फिर एनुअल रिटर्न जो फाइल करते हैं उसमें उसका नाम होगा एज अ प्रमोटर, या फिर हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर अ शेयर होल्डर डायरेक्टर और अदरवाइज। या तो वो कौन हो सकता है, वो जो कंपनी के अफेयर्स कंट्रोल करता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, चाहे वो फिर शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर हो या फिर कोई भी हो। या फिर कौन हो सकता है, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अकोमोडेटेड दैट। या फिर वो हो सकता है जिसने अपने डायरेक्शन बताया, उसने एक तरीका बताया होगा, इंस्ट्रक्शन दिए होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी को बनाने के लिए, ठीक है, कस्टमेट करने के लिए। ये वो होते हैं प्रमोटर। तो अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में ले, ठीक है, कि प्रमोटर कौन होते हैं? पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स। इट इज़ दे हु कन्वेज द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी। दे टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन करवाने में उनका काम होता है। इट शुड हाउएवर बी नोटेड दैट द पर्सन एक्टिंग ओनली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कि बैंकर, सॉलिसिटेटर और अकाउंटेंट, उसे ही प्रमोटर नहीं कह सकते हम। जो एक प्रोफेशनल कैपेसिटी की तरह काम करते हैं ना, जैसे बैंकर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, इसको हम प्रमोटर नहीं बोल सकते। प्रमोटर कौन होते हैं? प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी के अफेयर्स में काम ना करें, लेकिन उनके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक आइडिया दें, वो कंपनी को फॉर्म करने के लिए एक आइडिया दे, एक तरीके से बोला जाए। ठीक है, स्टेप्स ले रजिस्ट्रेशन में। कंपनी बनने से पहले प्रमोटर का काम होता है, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद प्रमोटर का काम नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? ये वो नहीं होते जो एक प्रोफेशनल आपकी तरह काम कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर एक अकाउंटेंट हो तो आप प्रमोटर हो। नहीं, आप प्रमोटर नहीं हो। समझे ना? समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का। सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द बेसिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। In the case of public company, any 7 or more person can form a company for any lawful purpose by subscribing their name to memorandum and complying with the requirement of this act in respect of registration. अगर एक पब्लिक कंपनी क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें कितने मेंबर चाहिए? मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है ना। और वो आराम से किसी भी अपने मेमोरेंडम में और अपनी कंपाइल रिक्वायरमेंट में पब्लिक से रिलेटेड काम करेंगे तो वो अपने आप ही पब्लिक कंपनी में रजिस्टर होंगे। प्राइवेट कंपनी कब होगी? इन एग्जैक्टली द सेम वे 2 और मोर पर्सन कैन फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी एंड एनी 1 पर्सन हुज कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज 1 पर्सन कंपनी। अगर 2 लोग हैं और वो स्टार्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस को तो उन्हें प्राइवेट कंपनी बोला जाएगा, और अगर एक सिंगल पर्सन स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखा है, देख रहे होगे। पब्लिक कंपनी 7 और मोर पर्सन, प्राइवेट कंपनी 2 और मोर पर्सन, 1 पर्सन कंपनी 1 पर्सन। अब बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर टू फॉलो फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को बनाने के लिए जो स्टेप्स हैं उसकी बात करेंगे। पहला स्टेप, मेरे ख्याल से 7 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। पढ़ते हैं एक करके। पहला स्टेप, फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार विद हुज ज्यूरिडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। रजिस्ट्रार के, कहाँ का रजिस्ट्रार? उसी एरिया का जो रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे जाके इसको करेंगे फिल। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। जितने भी लोगों ने कंपनी को सब्सक्राइब करा उन सब से, सब्सक्राइबर्स से, जितने भी मतलब शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सब से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करवाना है, MOA पे।
A declaration by a person who is engaged in the formation of the company, an advocate, a chartered accountant, cost accountant, company secretary in practice. वो लोग जिन्होंने कंपनी के फॉर्मेशन में मदद करी है, कौन कौन? एडवोकेट, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, इन सब से साइन करवाने। एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल, और वो पर्सन से जो आर्टिकल में नेम है जिसका, जैसे कि डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, इन सब से भी साइन करवाना। डेट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट and the rules made thereunder in respect of registration and matter precedent of incidental thereto has been complied with। और इन सब से एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिखवाना कि हमने जो भी कुछ इसमें लिखा है ये सब ट्रू है, कंपनी एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करी जा रही है और बनाई जा रही है। A declaration from each of the subscribers to the memorandum and from person named as the first director if any in article stating that, और उनसे भी साइन करवाना जिन्होंने मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, और वो फर्स्ट डायरेक्टर से भी अपना सेल्फ डिक्लेरेशन लिखवाना। क्या चीज़? ही इज़ नॉट कन्विक्टेड ऑन एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशंस, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। कोई भी गलत काम से उसने प्रमोशन या फिर मैनेजमेंट का काम नहीं करा है कंपनी का। ही हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑन एनी फ्रॉड और मिसफिजेंस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ एनी कंपनी अंडर द एक्ट ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। उसने कोई भी गलत काम नहीं करा है, किसी चीज़ में वो गिल्टी नहीं है, उसने कहीं गलत तरीके से ना दिखाया, या किसी ने उसने कॉन्ट्रैक्ट को कोई ब्रीच ना करा है, मतलब उसको डिसअलाउ ना कराओ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कब तक? या तो इससे पहले जो प्रीवियस कंपनी लॉ था 1956 वाला है ना, या तो इसी से लास्ट टाइम पहले तक। and all the document filled with the registrar for the register of the company contact information that is correct, compiled, that true to best knowledge of his knowledge and belief। और जो भी सब कुछ लिखा है उसमें डॉक्यूमेंट्स में, रजिस्ट्रार के पास जो जमा हो रहा है रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, वो सब डॉक्यूमेंट एकदम सही है, और जब तक उसकी नॉलेज है तब तक उसको पता है कि ये सारा सही होना चाहिए। ठीक है, ये सब किससे साइन करवाना है, किससे डिक्लेरेशन लिखवाना है? सब्सक्राइबर से और कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर से। समझ में आ गया यहाँ तक? अब और भी आगे चीज़ें। द एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्ट्रार ऑफिस इज स्टेब्लिश्ड। एड्रेस लिखवाना, जहाँ पर वो अभी रजिस्ट्रार ऑफिस सेलेक्ट नहीं करा गया है वहाँ तक का उधर का एड्रेस लिखवाना कि अभी उससे पहले कहाँ पे काम कर रहे हो आप। द पर्टिकुलर नेम, सरनेम, फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, हर सब्सक्राइबर्स के ये सब लिखे होने चाहिए, प्रूफ की तरह होना चाहिए, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो उससे कॉन्टैक्ट किया जा सके। द पर्टिकुलर नेम इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN नंबर होता है एक, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, किन चीज़ का? उन लोगों का जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है मेमोरेंडम को, जिन्होंने अपने मेमोरेंडम में नाम दिया, उन सब की ये सब इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। किस लिए? प्रूफ के तौर पे। particular of the interest of that person mentioned in the article as the first director of the company in other form or bodies corporate along with their consent to act as a director of the company in such form and manner as may be prescribed। और उसका जो डायरेक्टर है, फर्स्ट डायरेक्टर जिसने लिया था, उसके तरफ से भी एक अलग से स्टेटमेंट आनी चाहिए कि हाँ मैं अलाउ करता हूँ कि मैंने जो भी करे हैं वो सब मैंने एक प्रॉपर कंडक्ट से करे हैं और सब एक फॉर्म और मैनर में करे हैं। particular provided in the provision shall be complied with be on the individual subscriber and not for the professional engaged in the corporation of the company। अब ये तो छोड़ो, जो है आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है? द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन फील्ड शैल रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन इन द रजिस्ट्रार एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द इफेक्ट दैट द प्रपोज कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। और ये जब सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ एकदम सही होंगे, उसके बाद जो रजिस्ट्रार ऑफिस होगा वहाँ से तुम्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा कि इस डेट से तुम्हारी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है, चालू है। अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, CIN नंबर दिया जाएगा। ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द रजिस्ट्रार शैल अलॉट द कंपनी अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर विच शैल बी अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फ्रॉम द कंपनी एंड विच शैल ऑल्सो इंक्लूड इन द सर्टिफिकेट। एक CIN नंबर दे दिया जाएगा, कब से कब तक? जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो रही है, जब तक वो चलेगी या जब तक उसको एक पर्टिकुलर पीरियड तक चलाया जाएगा, वो उस दिन तक का एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दे दिया जाएगा कि आज से कंपनी के जो भी होंगे वो इस कंपनी से एक सेपरेट रिलेशन बन जाता है और वो अब काम करेगा। आगे, मेंटेनेंस ऑफ कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिस्क्राइब एट इट्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एज ओरिजिनली फिल्ड टिल इट्स डिसोल्यूशन अंडर दिस एक्ट। कंपनी जो है वो मेंटेन करेगी और सब कुछ बचा के रखेगी। क्या बचा के रखेगी? जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, जो सब भी फिल्ड कराए गए हैं रजिस्ट्रार से, वो सब एक बचा के रखेंगे। भैया कैसे बचा के रखेंगे? क्यों भाई, आप लोग भी बचा के रखते हो ना। अगर मान लो आपने घर खरीदा है तो आपके पापा रजिस्टर के पेपर, जो घर के रजिस्ट्रार हुआ है उसका पेपर बचा के रखते हैं,
उसका पेपर रखते हैं, घर के कागज़ बचा के रखते हैं। कब? क्योंकि अगर वो आगे किसी को अगर फॉरवर्ड करते हैं तो उन्हें वो पेपर दिखाने होते हैं कि देखिए हमने इस घर का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ये कंपनी ये घर जो है वो हमारे नगर निगम से रिलेटेड है। समझ में आया? फिर क्या है? फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और सरप्राइजिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या लिखा है ये? इफ एनी पर्सन फर्निश एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर और एनी इन्फॉर्मेशन और सरप्राइज एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऑफ विच ही इज अवेयर इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट फिल्ड विद द रजिस्ट्रार इन रिलेशन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, ही शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्शन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। देखो इसमें क्या है, अगर आपने कोई भी एक गलत इन्फॉर्मेशन दिया, ये चीज़ जाने के बिना कि आपको वो गलत है, आपको अवेयर ही नहीं है। अगर आप अवेयर हो, समझ में आ रहा है? मेरी बात सुनिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। देखो आपने अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी और आपको पता है कि वो गलत है, तब भी आपने वो इन्फॉर्मेशन आगे प्रोसेस करी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास और रजिस्ट्रेशन करते वक्त उसको दिया, तो आप लाइबल होगे सारे एक्शन के लिए। फ्रॉड में आपके ऊपर फ्रॉड का केस किया जाएगा और अंडर सेक्शन 447 आपके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लगाए जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता और आप अवेयर नहीं हो तो नहीं लगेगा। मतलब आपने फ्रॉड कर दिया, आपने गलत काम करा, आपने गलत दिखाया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन आप जब उससे अवेयर ही नहीं हो, आपको जो बताया गया था आपने वही करा, तो आप पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अवेयर हो, if you are aware then you will be charged against section of fraud under section 447। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिप्रेजेंट और सस्पाशिंग एनी मटेरियल फैक्ट, जिसको बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, वेयर एट एनी टाइम आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इट इज प्रोवाइड दैट द कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटिंग और सरप्राइजिंग एनी मटेरियल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन फील्ड और मेड फॉर इनकॉर्पोरेशन सच कंपनी और एंड बाय एनी फ्रॉडलेंट एक्शन द promoters the person named in at the first direction of the company and the person making the declaration under this section shall be liable for the act of the fraud under section 447। अब देखो इसमें क्या है, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, बन चुकी है, और बाद में पता चलता है कि भैया ये जो कंपनी आपने बनाई है इसमें बहुत सारे आपने फ्रॉड करे हैं, गलत गलत मिस रिप्रेजेंटेशन करे हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है रजिस्ट्रार को, तो आपके जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स जो होंगे और सब्सक्राइबर्स जो होंगे, वो सब उसके सब जो है वो लाइबल होंगे। किस चीज़ के लिए? फ्रॉड का केस किया जाएगा आप लोगों के ऊपर और सेक्शन 447 के तहत आपको सारे पेनल्टी देने पड़ेंगे, या तो आपकी कंपनी भी बंद हो सकती है। इस चीज़ का याद रखिए। अगला बढ़ते हैं, लास्ट जो है 7th है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है? कोर्ट होता है, याद रखना, ठीक है? पढ़ते हैं। वेयर अ कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटिंग और बाय सरप्राइजिंग एनी मटेरियल फैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन फील्ड और मैंने for incorporation such companies or may any fraudulent action, the tribunal may on application made to it or being the certified situation so warrant। अब देखो आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, ट्रिब्यूनल के पास केस पहुंचा, केस ने उसने देखा कि आपने तो भैया गलत तरीके से कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा है, तो अब वो आपके तहत क्या क्या कर सकता है, ठीक है? ध्यान से समझना। पास सच ऑर्डर एज इट में थिंक फिट फॉर रेगुलेटिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चार्जेस if any in memorandum of an association in public interest or in interest of the company as its members and creditors। अगर उसने देखा कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो वो आपको चेंजेस के लिए कर देगा कि आप चेंज करवाइए इसको तुरंत से तुरंत, 15 दिन के अंदर चेंज करवाइए, ठीक है? जो आपके लिए फिट रहेगा वो डिसीजन लेगा। दूसरा, डायरेक्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड। ये वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, ये आपकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर देगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी में पढ़ा चुका हूँ क्या होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में आप अपने घर के जायदाद तक बेच दोगे कंपनी के डेट पूरे करते करते, और ये आपकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर देगा अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया हो। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी ही बंद कर देगा, आपका नाम ही हटा देगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज के नाम से ही, आपका CIA नंबर ही छीन लेगा, ठीक है? पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे देगा, कंपनी को बंद करना पड़ेगा। पास सच ऑर्डर डेट में भी डीम फिट, और वो ऑर्डर पास कर देगा जो ज़रूरत रहेगा उस समय, जो उस समय बिल्कुल लागू होगा वो ऑर्डर वो पास कर देगा। प्रोवाइड दैट बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर, लेकिन ये सब करने से पहले द कंपनी शैल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हियर्ड इन द मैटर, कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वो अपनी बातों को अपने सामने रख पाए लॉ के सामने। द ट्रिब्यूनल शैल टेक इट कंसिडरेशन द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, और ट्रिब्यूनल उन सब की भी जानकारी रखेगा जो जो आपको पेमेंट करने हैं या आपने पेमेंट ली है किसी से यार आपको ऑर्डर पास करने हैं, तो उन सब की भी जानकारी ट्रिब्यूनल के पास रहेगी, ठीक है? अब बात करते हैं स्पाइस क्या होता है। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। द मिनिस्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन अफेयर्स हैज टेकन वेरी इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ बिजनेस, बिजनेस को आसान बनाने के लिए बहुत स्टेप्स लिए गए हैं।
In a step towards easy setting up of a business, MCA has simplified the process of filling of a form for incorporation of the company through simplified pro forma for incorporating company electronic. कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक सिंप्लीफाइड बनाने के लिए इस चीज़ का स्टेप लिया गया है। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने से आपको क्या फ़ायदे होंगे, आपको क्या नुकसान होंगे, आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। क्या इफेक्ट पड़ेगा, पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड ऑल द अदर पर्सन हु मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम कंटेनिंग इन द मेमोरेंडम। उनका नाम ऐसा होना चाहिए जो मेमोरेंडम में दिया होना चाहिए। Such a registered company shall be capable of exercising all the function of an incorporated company under this act and have perpetual succession with power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable, tangible and intangible, to contract and to sue by and sued by them by the said name। कुछ नहीं है, सब पहले पढ़ा हुआ है, वही चीज़ लिखा हुआ है कि एक बार रजिस्टर होने के बाद कंपनी जो है वो अपने नाम पे नहीं, कंपनी के नाम पे एसेट परचेज करेगा, उनकी परपेचुअल सक्सेशन होगा, मतलब फ्यूचर टाइम तक कंपनी चलेगी, चाहे भले ही शेयर होल्डर सब्सक्राइबर सब मर जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्रॉपर्टी और होल्ड और डिस्पोज करना वो सब कंपनी के नाम पे होगा। कोई भी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होगी सब कंपनी के नाम पे होगा। कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्यू करा जाएगा, केस किया जाएगा, तो वो भी कंपनी के नाम पे किया जाएगा, और कंपनी भी अगर किसी को करेगी तो वो भी कंपनी के नाम से करेगी, ठीक है। समझ में आ गया, वही सब चीज़ लिखा है। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट द कंपनी बिकम्स अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटर। वही बताया था, कंपनी लीगल पर्सन बन जाएगी। और ये कौन सा चीज़ है, मुझे एक बार बताओ, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, सेपरेट लीगल एंटिटी वाली प्रॉपर्टी लगी है। ध्यान रखना इस चीज़ को, कौन सा फंक्शन लग रहा है, कौन सा क्या लग रहा है, ये पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए बता रहा हूँ। सेपरेट लीगल एंटिटी लगी है यहाँ पे। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट द कंपनी बिकम्स अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेटर एंड देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर एज एविडेंस ऑफ बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे देखो एक दिया है, हरी नागर शुगर मिल्क लिमिटेड वर्सेज एसएस झुंझुनवाला। इट हैज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस अंटिल इट डिजॉल्व बाय लिक्विडेशन और स्टक आउट ऑफ द रजिस्टर। इसकी एक परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब ये फ्यूचर तक चलेगी, लेकिन तब अगर कोई बीच में कहीं ये डिजॉल्व ना हो गई, कहीं लिक्विडेशन ना आ गई, मतलब कहीं पैसों की तंगी ना आ जाए, कोई किसी कारण मार्केट में लॉस ना हो जाए इसको ज़्यादा, ठीक है, या कोई रीज़न से इसको आरओसी से बाहर कर दिया जाए इसका नेम ही, तो ये बाहर निकल जाएगी, नहीं तो ये परपेचुअल सक्सेशन का फॉलो करेगी। अ शेयर होल्डर्स हु बाय शेयर डज नॉट बाय एन एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बट इन सर्टेन केस writ petition will be maintained by company on its shareholders। एक शेयर होल्डर जिसने शेयर खरीदे हैं, जरूरी नहीं है वो कंपनी के प्रॉपर्टी में भी हकदार हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। A legal person emerged from the moment of registration of a company, and for that moment the person subscribing to the memorandum of association and another person joins as member as regard as a body, corporate or corporation in aggregate, and the legal person begins for functioning as entity। A company on registration acquires a separate existence and the law recognizes its legal person separate and distinct from its members। वही चीज़ है, अपने मेंबर से अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा, अपने अपने नाम से वो प्रॉपर्टीज़ खरीदेगा, ठीक है, कोई यहाँ पे खास चीज़ नहीं है, सब पढ़ा हुआ आ रहा है। It may be noted that under the provision of the Act, a company may purchase shares of another company and thus become a controlling company. However, merely because a company purchases all the shares of another company, it will not serve as means of putting an end to a corporate character of another company, and each company is a separate jurisdiction entity। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेती है तो उसकी मालिक बन जाएगी, उसकी भी एक अलग से एग्जिस्टेंस है, ठीक है। As has been stated above, the law recognizes such a company as a juristic person, separate and distinct from its members। The mere fact that the entire share capital has been contributed by the central government and all its states are held by President of India and other officers of central government does not make a difference in the position of registrar company and it does not। यहाँ पे कोई खास नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अगर एमओए और एओए में कुछ इफेक्ट्स हुए तो उससे क्या रिलेटेड होगा, ठीक है। एज पर सेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेयर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ रजिस्टर शैल बाइंड द कंपनी एट द मेंबर देयर आफ्टर टू द सेम एक्शन एज इफ दे मे हैव साइंड द कंपनी एंड बाय ईच मेंबर एंड एग्रीड टू ऑब्जर्व द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ऑल मनीज पेबल बाय द मेंबर टू द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम और आर्टिकल शैल बी डेब्ट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। यहाँ पे क्या है मैं समझाता हूँ, एक बार ध्यान से समझना। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी चीज़ें एमओए और एओए में लिखी होंगी उसी हिसाब से सारे फंक्शंस करे जाएंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए जाएंगे और कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव के बाहर नहीं जा सकती। जो एमओए एओए में लिखा है उसी हिसाब से उनके ऑब्जेक्टिव चलेंगे, उसी हिसाब से वो लोग काम करेंगे, ठीक है। कोई भी कंपनी जो है वो अपने मेंबर से अलग है, सेपरेट है, वो तो मैं बता चुका हूँ। वही चीज़ के बारे में यहाँ पे भी दिया है कि वो कोई भी अगर डेप्ट होता है तो उसके लिए कंपनी लायबल होती है, मेंबर्स लायबल नहीं होते, ठीक है।
समझ में आ गया यहाँ पे। अब हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल्स के बारे में, ठीक है। कैपिटल्स कितने तरह के होते हैं, फिर उसके बाद शेयर्स पढ़ेंगे, एमओए पढ़ेंगे, एओए, डॉक्ट्रीन पढ़ेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रह रहा है डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग 2 मिनट का ब्रेक लो, ताकि आप लोग को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। समझ में आया हो तो रिवाइज कर लो, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा जाओ इधर उधर बाहर घुमाओ 2 मिनट के लिए, जाके बाहर बालकनी में खड़े हो जाओ, पानी पी लो 1-2 गिलास, फिर वापस आते हैं, ज्वाइन करते हैं। फिर 16 पे ब्रेक ले रहे हैं, 18 पे वापस आएंगे, ठीक है। ओके, सॉरी, कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से मैं ये वीडियो यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल्स की, शेयर्स की और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एमओए, ये अगली वीडियोस में हम बात करेंगे। और अगली वीडियो में पक्का इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा, टेंशन मत लो, जाओ रेस्ट करो, ठीक है ना। अगली वीडियो में मिलते हैं।